स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वहीं पर दूसरी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया दोस्तों। इसी के साथ में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से दोस्तों अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को विशेष चिंता वाले देश के अंदर शामिल करने के लिए कहा गया है। क्या है इसके पीछे कारण, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरिद्वार के अंदर इस तरीके का धर्म संसद हुआ था, उसी तरीके से रुड़की के अंदर भी धर्म संसद कराने को लेकर जो ऐलान किया गया, उसके बाद दोस्तों धारा 144 लगाकर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जोरदार कार्रवाई की है। कई लोगों को किया गया है गिरफ्तार। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बताएंगे राज्यों के मुख्यमंत्री के सामने नरेंद्र मोदी दे रहे थे भाषण और इस दौरान दोस्तों अंगड़ाई ले रहे थे अरविंद केजरीवाल और जोरदार तरीके से भाजपा के नेताओं को ये प्रधानमंत्री की बेइज्जती लगी है। दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिए गए बयान का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा शासित कुछ राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि यह ठीक कदम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश के मुसलमान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव डॉक्टर मोहम्मद वकारुद्दीन ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह है कि ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करे। लतीफ ने कहा कि भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को धर्म के मुताबिक जीवन जीने का अनुमति देता है, अधिकार देता है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि ये असल मुद्दे नहीं है, केवल भटकाने वाले मुद्दे हैं। जहां पर देश में चर्चाएं महंगाई और बेरोजगारी के मामले को लेकर होनी चाहिए, उसके समाधान को लेकर होनी चाहिए, लेकिन भटकाने वाले मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। खासकर दोस्तों इस तरीके से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कराने को लेकर भाजपा के लोग दिन रात बयानबाजी कर रहे हैं और कई सारे स्टेट के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए मंत्री तक इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। इससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरफ से समान नागरिक संहिता लागू कराने को लेकर बयान सामने आया था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार तीसरे साल अमेरिकी विदेश विभाग को भारत को विशेष चिंता वाले देश में शामिल करने को लेकर सिफारिश की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि श्रेणी के अंदर भारत के अलावा जिन अन्य देशों को वर्गीकृत किया गया है उसमें अफगानिस्तान, बर्मा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, सीरिया, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर अगर इस सुझाव को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका की नजर में भारत की छवि खराब मानी जाएगी। लेकिन ऐसे में भारत सरकार की तरफ से भी टिप्पणी करते हुए अमेरिका से ऐसी कदम उठाने से बचने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरिद्वार के अंदर कुछ महीने पहले हुए भड़काऊ कार्यक्रम के दौरान दोस्तों जिस तरीके के बयानबाजी की गई, जिस तरीके से नरसंहार का आह्वान किया गया, उसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को सचेत किया है। दक्षिण पंथी हिंदू नेताओं की तरफ से उत्तराखंड के रुड़की के अंदर दादा जलालपुर गांव में महापंचायत का आयोजन करने के ऐलान के बाद मंगलवार को हरिद्वार के जिला प्रशासन ने गांव के 5 किलोमीटर तक के पूरे सर्कल को धारा 144 के अंदर ला दिया है दोस्तों, जिसके कारण कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी। आपको बताते चले कि इस ऐलान के बाद अब कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि उत्तराखंड की सरकार थोड़ी सचेत होती दिखाई दे रही है दोस्तों। कारण ये है कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरीके के भड़काऊ बयान या फिर नारे न लगवाए जाए, जिसके बाद अब इस तरीके की कार्रवाई की गई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के कीमतों पर टैक्स घटा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों कई सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उनकी तरफ से ये बातें कही गई है। प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जा रहे वैट को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं ये अपील करता हूँ कि राज्य सरकारें अपना वैट कम कर दे, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएगी और जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। जबकि राज्य सरकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री को ये भाषण देने से पहले कम से कम उनके बकाये पैसे उन्हें लौटा देने चाहिए। यानी राज्य सरकार के जो जीएसटी का पैसा है, जो सेस का पैसा है, उसे वापस लौटाने की मांग की जा रही है दोस्तों, उसे देने की मांग की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर कुछ ऐसे कदम भी उठाए थे जिससे लेकर राज्य सरकार काफी नाराज है। यहाँ तक कि दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण देते हुए कह रहे हैं कि वैट की दरें कम होनी चाहिए, राज्य सरकारों को वैट की दरें कम करनी चाहिए। यानी राज्य सरकार अपने रेवेन्यू का नुकसान करा ले, लेकिन केंद्र सरकार अपने वैट को और कम नहीं करेगी दोस्तों। इस मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात तय है कि जनता को इस आपसी मतभेद के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। खासकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में एक दूसरे पर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और अपडेट की माने तो शाहीन बाग के अंदर भी बुलडोजर चलाने को लेकर बीजेपी एमसीडी तैयारी कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि एमसीडी दिल्ली जहांगीरपुरी के
बाद अब शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है एमसीडी की ओर से। अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एमसीडी की टीम ने इलाके का सर्वे किया है जहां पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यांक सरिता बिहार और जैतपुर मदनपुर खादर इलाके में अतिक्रमण का सर्वे करने पहुंचे हैं और इस दौरान दक्षिण दिल्ली के अंदर नगर निगम के मेयर कह रहे हैं कि इलाके का दौरा किया जा रहा है, अतिक्रमण वाली संपत्तियों को हटाया जाएगा। लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरीके के दंगे हुए और बाद में जैसे बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, उसके बाद से दोस्तों अचानक से बीजेपी शासित एमसीडी जाग गया है। यानी पिछले 5 सालों से कोई भी न सर्वे कराया गया, न ही इलाकों से अवैध कब्जे हटवाए गए। एक तरीके से दोस्तों बीजेपी की 10 साल से ज्यादा समय से एमसीडी में सरकार है, इसके बावजूद ये हालात है जहां पर अब जहांगीरपुरी मामले के बाद इस तरीके से राजनीति की जा रही है। दोस्तों कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अगले साल चुनाव में जाना है एमसीडी के अंदर, और चुनाव 1 साल के लिए लगभग माना जा रहा है कि टल चुका है, और इसीलिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है ताकि जनता को ये दिखाया जाए कि बीजेपी ने एमसीडी के अंदर इस तरीके की चीजें की है। हालांकि दोस्तों पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है एमसीडी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी अधिग्रहण नहीं हटाए गए। लेकिन अचानक से ये अधिग्रहण हटाने की जो बातें की जा रही है, इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्री के साथ हो रही बैठक के दौरान भाषण दे रहे थे। लेकिन भाषण के दौरान दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा करके दिखाया जिसके बाद कई सारे लोग अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कई सारे लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस के फिर से बढ़ते मामले को लेकर मीटिंग की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अभी अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि कोरोना वायरस के वेरिएंट से संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इस दौरान दोस्तों वीडियो साझा किया जा रहा है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाकर अंगड़ाइयां ले रहे हैं, जिसके बाद जनता अब कुछ अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट भी कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री के बोरिंग भाषण के कारण उनको ऐसा करना पड़ रहा है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये संवैधानिक तौर पर एक मुख्यमंत्री जो अपने पद पर है और इस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान असभ्य व्यवहार कर रहा है, यानी अनसिविलाइज्ड बिहेव कर रहा है। इस मामले को लेकर दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफा था प्रधानमंत्री का भाषण और बातचीत, तेल की कीमतों में कटौती करे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने जितना संभव था उतनी कटौती कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने पिछले 3 सालों के अंदर पेट्रोल पर 1 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देकर 1500 करोड़ का भार उठाया है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वो तेल की कीमतों में लोगों को राहत दे। इसके अलावा टीएमसी की तरफ से एक ट्वीट करते हुए बताया गया कि पश्चिम बंगाल में कैसे लोगों को तेल की कीमतों में राहत दी गई है। इसमें 400 करोड़ रुपए के रोड टैक्स भी माफ किए गए हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। वहीं दोस्तों बंगाल को नहीं बनने देंगे हाथरस और उन्नाव। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि हांस खली की घटना कैसे घटी, आईसी ने क्यों सही खबर नहीं रखी, आईसी ने लापरवाही से ये घटना घटी है, जिसके बाद जिले के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आत्महत्या को दुष्कर्म का मामला बनाया गया। बीजेपी सीपीएम दोनों मिलकर बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस तरीके का बयान एक बार फिर से दिया है। दोस्तों इससे पहले भी रेप वाले मामले को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसकी आलोचना भी हुई थी। एक और अपडेट की माने तो केंद्र सरकार की नीलामी में मिल मालिकों को मिल रहा है गरीबों के लिए आवंटित दाल। सरकारी एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय उत्पादक परिषद की जांच में पता चला है कि गरीबों को और सशस्त्र बलों को दाल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 4600 करोड़ रुपए से अधिक की नीलामी में बड़े मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने में धांधली की गई है। परिषद में बताया गया है कि कृषि मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ ने जो नीलामी पद्धति विकसित की है उससे मिल मालिकों को बेतहासा फायदा पाने में मदद मिल रही है। परिषद ने सिफारिश की है कि नेफेड साल 2018 से चल रही नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दे। अपनी पिछली जांच में उन्होंने कहा कि हमने बताया कि कैसे मिल मालिकों को सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे सामान से काफी फायदा पहुंच रहा है, जिसके कारण एक तरीके का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर इस भ्रष्टाचार को लेकर ये रिपोर्ट दायर की गई है। देखते हैं मोदी सरकार कोई कदम उठाती है नहीं उठाती। वहीं पर दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी के लोग अब अपने पुराने ढर्रे पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर तकरीबन 40 से ज्यादा गाँव के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुधवार को दक्षिण दिल्ली के शाहबाद मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुर करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया दोस्तों, जिसमें स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ये बातें कही जा रही है और ये कहा गया है कि स्थानीय लोगों के पंचायत में फैसला लिया गया है कि नाम बदला जाए, लेकिन भाजपा के लोग यहाँ दिखाई दिए। तो उसके बाद लोगों के मन में एक सवाल जरूर था कि स्थानीय लोग ऐसा कर रहे हैं कि भाजपा के लोग ऐसा करवा रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो हेट इन इंडिया और मेक इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को भारत से कुछ वैश्विक ऑटोमोटिव ब्रांड के बाहर जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हेट इन इंडिया और मेक इन
इन इंडिया एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने देश की बेरोजगारी की स्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि संकट से निपटने पर प्रधानमंत्री ध्यान दे। एक और अपडेट की माने तो हनुमान चालीसा विवाद के मामले को लेकर दोस्तों दाऊद इब्राहिम की एंट्री हो गई है। नवनीत राणा और उनके पति पर डी कंपनी से 80 लाख रुपए लेने देने के आरोप के खिलाफ भी मामला दायर किया गया है। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई की गई और ईडी के कार्रवाई के तहत उनको जेल में ही रखा गया है, यहाँ तक कि डी कंपनी से पैसा लेने पैसा देने के कई सारे आरोप लगाए गए। ईडी ने इस मामले को लेकर कार्रवाई की और कोर्ट के अंदर भी दोस्तों चार्जशीट भी दाखिल की गई और यहाँ तक कि कई दिनों से उनको जेल से बाहर नहीं निकाला गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बावजूद उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तो अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार ने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से विरोध करने का ऐलान करने वाले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को फिल्म फाइनेंसर और बिल्डर यूसुफ लक्कड़वाला से 80 लाख रुपए का कर्ज मिलने को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि एक और बड़ी खबर है, जहां पर ममता बनर्जी ने पुलिस को दिया आदेश, कहा बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर न आने दे। आपको बता दें कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को मैं आदेश देती हूं कि बीएसएफ के अधिकारियों को इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक ऑपरेशन न करने दे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ एक्ट में बदलाव करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक की दूरी बीएसएफ के जुरिडिक्शन में ला दिया है। यानी इस दूरी के अंदर अगर कोई कांड होता है दोस्तों तो उसमें बीएसएफ पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड कर दी गई है। यानी बीएसएफ अपने तरीके से पुलिसी कार्रवाई भी कर सकती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला दिया है। ये बयान देते हुए पुलिस से कहा है कि इस बात पर ध्यान रखे कि बीएसएफ कार्रवाई 50 किलोमीटर अंदर ना कर पाए, जिसके बाद अब कहीं न कहीं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों विवाद और ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। ये कोई और नहीं बल्कि शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज फिल्म अभिनेता और टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी असली गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस महीने की शुरुआत में उपचुनाव जीत कर आए शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान देते हुए कहा कि मैं दिल से लोगों को बधाई देता हूं। साथ साथ दोस्तों संजय राउत के खिलाफ दिल्ली सीपी को नवनीत राणा ने लिखा पत्र, बोले हमें बंटी बबली 420 बुलाते हैं। अमरावती के अंदर लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली के कमिश्नर को पत्र लिखते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नवनीत राणा ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से पत्र लिखकर दोस्तों उनसे कहा है कि शिवसेना के नेता संजय राउत उनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी की जा रही है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि नवनीत राणा जानवर समुदाय से आती हैं और संजय राउत के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करने के मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कर रही है। नवनीत ने आरोप लगाया है कि संजय राउत ने शिवसेना को मेरे घर का घेराव करने के लिए उकसाया। उन्होंने कई मौके पर हमें बंटी बबली और 420 कहकर बुलाया है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि हाई कमान ने माना है कि हमारे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक दोस्तों उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बताते चले कि ये बड़ी अपडेट इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बात न बन पाने की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दोस्तों अपनी राय दी है। संदीप दीक्षित दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कई बार सांसद भी रहे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से ये साबित होता है कि हमारे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। दीक्षित ने आगे कहा कि जब खबर आई कि प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी बात कर रही है तो माना जाता था कि उन्हें पॉलिटिकल दक्षता है। इससे एक संतोष हुआ कि पार्टी के हाई कमान ने इसे माना है कि हमारे अंदर चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमें बाहर से व्यक्ति लाना पड़ रहा है। कांग्रेस जो गंभीर चिंताओं से गुजर रही है उसमें यह एक सकारात्मक कदम उठाया गया था, लेकिन शुरू में लगा कि इससे ज्यादा अच्छे संकेत जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, लेकिन लोगों के बीच में हमारी इमेज ठीक करने की बजाय एक बार फिर से एक कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो इतने बड़े हैं वो ये देख रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं जो हम अपने आप नहीं कर पाएंगे। मुझे उनके आने से बहुत खुशी होती अगर वो आते, लेकिन अभी निराशा हुई है। उन्होंने इस बात को कहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो इस बात को मानते हैं कि प्रशांत किशोर को साथ में लाने के लिए कुछ और शर्तें रखी जा सकती थी। जरूरी नहीं था कि मामले को पूरी तरीके से खत्म ही किया जाए। हो सकता था कि पार्टी के अंदर नहीं भी आते तो दूसरे तरीके से भी पार्टी की मदद कर सकते थे। कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में एक सवाल भी है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर करारा हमला, कहा जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया, अब राज्य सरकार को वेट कम करने के लिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वहीं पर तेज प्रताप यादव करने लगे पत्रकार का स्टिंग ऑपरेशन, आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पत्रकार मेरे खिलाफ काम करने के लिए दूसरे नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर दिन रात ये प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकार पर आरोप लगाया है कि वो जीतन राम मांझी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उन्हें बदनाम करने की साजिशें सरकार
बार से हो रही है। इसी के साथ में उनकी तरफ से और भी कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने लालू परिवार को दावत पर बुलाया। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में आरजेडी के नेताओं के शामिल होने को लेकर भी अपडेट है दोस्तों। यानी 2 हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात होने वाली है। पहले तेजस्वी यादव के आवास पर मुलाकात हुई थी और अब जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पर मुलाकात होने जा रही है। वहीं पर राजस्थान के अंदर भाजपा मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रही है 20 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन। हनुमान बेनीवाल की तरफ से राजस्थान की राजनीति को जिस तरीके से बीजेपी अभी आजकल तेज कर रही है उसको लेकर तंज भी कसा गया है दोस्तों। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा है कि एक लुटेरी दुल्हन को आगे करके चुनाव में उतरने चाहती है भारतीय जनता पार्टी। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों के खिलाफ पहले भी थी और आगे भी रहेगी। वहीं पर खैरागढ़ के अंदर चुनाव हारने के बाद भाजपाइयों की स्थिति खराब छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों हो चुकी है और इसीलिए बीजेपी के नेताओं ने अपने राज्य के नेताओं को दिल्ली तलब किया है उनसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी दिल्ली तलब किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है छत्तीसगढ़ से और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि आखिर खैरागढ़ के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी जो पहले बहुत कमजोर हुआ करती थी अचानक से इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई। क्या भाजपा इस राज्य के अंदर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है? क्या बीजेपी के अंदर नेतृत्व की कमी है कि संगठन की कमी है? इन मामलों को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन एक चीज बीजेपी के लोगों ने समझ ली है दोस्तों कि राज्य के अंदर खासकर छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अच्छा खासा जनता के बीच में सपोर्ट है और यही बड़ा कारण है कि जनता खैरागढ़ के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को 4 साल के लगभग सरकार चलाने के बावजूद फिर से बहुमत के साथ वापसी दिलवा रही है। उपचुनाव में बड़ी जीत मिली है। वहीं पर दोस्तों दिल्ली की तरह महाराष्ट्र का भी खेल खराब करने की कोशिश, समाज को भड़काने का हो रहा है काम। शरद पवार की तरफ से मोदी सरकार को फिर निशाने पर लिया गया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को रोकने के लिए उमर अब्दुल्ला ने सुझाया है नया प्लान। आपको बता दें दोस्तों कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी निजी राय है लेकिन अंतिम फैसला PAGD को करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर के विभाजन और उनके परिसीमन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति का उमर अब्दुल्ला ने स्वागत किया। दोस्तों उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम माननीय अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण ही इस मामले की सुनवाई में देरी हुई थी लेकिन 3 साल के बाद अचानक से इस फैसले को लिया गया है। हम इसका स्वागत करते हैं। यानी अब मामले की सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले धारा 370 हटाने को लेकर जो चैलेंज किया गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और चैलेंज ये किया गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है और कहीं न कहीं सरकार के पावर को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया है कि क्या 370 हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है बिना राज्य सरकार के, क्या वो ठीक है? क्योंकि संविधान के अंदर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है दोस्तों और ऐसे में इस मामले को लेकर कोर्ट क्या फैसला लेगा आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर तकरीबन 115 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करने के लिए राकेश टिकैत पहुंचे। मंदिर मस्जिद और लाउड स्पीकर के बयान को लेकर भी उन्होंने अपनी तरीके से प्रतिक्रिया फिर से दी है। वहीं पर दोस्तों प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बननी चाहिए, ये मांग थी प्रशांत किशोर की, ये भी दावा आ रहा है। यानी बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी कि जिस एम्पावर्ड ग्रुप में उनको शामिल किया जाएगा वो सीधे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को रिपोर्ट कर पाए। उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिव बन पाएगा और एक तरीके से अच्छा रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेगा आने वाले दिनों के अंदर। वहीं पर दोस्तों कुमारी सैलजा का इस्तीफा मंजूर। उदय भान को मिली है हरियाणा कांग्रेस की कमान। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से लिया गया है फैसला जहां पर दलित नेता उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ में दोस्तों श्रुति चौधरी, राम किशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को भी कांग्रेस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह देखने को मिला था जिसके बाद पार्टी के नेताओं के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व रक्षा मंत्री दोस्तों AK एंटनी ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस को कम मत आंकी, हम जल्द ही बड़ी वापसी करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर फिर से वापसी करेगी, इसमें मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है, बिल्कुल भी शक नहीं है। और जिन लोगों को अभी भी कांग्रेस पार्टी पर शक है उनको आने वाले दिनों के अंदर हम जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी, कार्यकर्ता जवाब देंगे। लेकिन AK एंटनी की जो बातें हैं दोस्तों कहने के लिए ठीक दिखाई देती है लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को, क्या आप लोग अभी उस स्थिति में देखते हैं जहां पर बिना बदलाव के भी भाजपा को हराकर वापसी कर पाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों। आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर जैश के चेतावनी भरे पत्र से हड़कंप मचा है। CM मान और 3 मंदिरों के साथ साथ कई और धार्मिक स्थानों को उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब के अंदर दहलाने की धमकी दी जा रही है दोस्तों आतंकवादी संगठनों की तरफ से। वहीं पर संजय राउत का आरोप, कहा नवनीत राणा ने अंडरवर्ल्ड से पैसे लिए थे और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनको ये भी भुगतना पड़ेगा। वहीं पर अलीगढ़ के अंदर राजस्थान में जो मंदिर टूटा दोस्तों उस मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने मंदिर को वापस बनाने के लिए प्रशासन के सामने अपील की है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इसके लिए बीजेपी का नगर निगम जो दोषी है क्या वापस वही मंदिर बनाकर देगा या फिर गहलोत सरकार के मत्थे मढ़ा जाएगा इस मामले को? ये तो आगे आने वाले
दिनों में पता चलेगा दोस्तों। इसी के साथ में गुजरात कांग्रेस में घमासान मचा है और इस बीच जगदीश ठाकुर ने हार्दिक पटेल से अपील करते हुए कहा कि आपकी जो भी शिकायत है आपस में मिलकर बातचीत करके सुलझाइए। इस तरीके से मीडिया में बात करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहीं पर सुरजेवाला के ट्वीट पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, पेट्रोल के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की क्लास लगा रहे हैं। जबकि दोस्तों सबसे पहले जवाब देना चाहिए अनुराग ठाकुर को, बताना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे। वहाँ तो उनकी सरकार है, कम से कम वहीं कम कराकर जनता को थोड़ी राहत दीजिए। इसी के साथ में अगर पता होता मुसलमानों के अधिकार की रक्षा नहीं होगी तो कश्मीर के भारत में विलय को लेकर निर्णय कुछ और होता। ये बयान उमर अब्दुल्ला ने दिया है दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन की तरफ से भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदी भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं। और आगे उन्होंने जन गण मन लिखकर ट्वीट किया है दोस्तों। हालांकि इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी और ज्यादा आगे बढ़ती इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि देश के अंदर पहले भी पॉलिटिकल डिबेट हो चुका है या फिर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट भी है कि क्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाई जाएगी। संविधान के तहत भारत सरकार को यह पूरा अधिकार है, उनको ड्यूटी है कि भारत के अंदर हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। लेकिन अभी की स्थिति में देश की कोई मातृभाषा या फिर यूं कहिए राष्ट्रीय भाषा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अजय देवगन की तरफ से ट्वीट किया गया है। इस मामले पर विवाद और ज्यादा बढ़ना तय है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार मामले में सरकार के द्वारा गठित आयोग ने क्लीन चिट दे दी है दोस्तों। तो ये सारी बड़ी अपडेट और चीज की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत दोस्तों।